सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल जो है तो कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव भी कैसे, विधानसभा के चुनाव। विधानसभा का चुनाव मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक पूरे विधानसभा क्षेत्र की गतिविधि को संभालने वाला एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपकी आवाज़ को लोकसभा विधानसभा तक खास तौर पर चर्चाओं में। आज जो है तो हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से इंद्रपति सिंह जी हैं, जो कि एक तरफ कोयले के संगठन में भी होते हैं और इधर अपनी पार्टी के भी संगठन में हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस बार होने वाले चुनाव को लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है तो क्या करने वाली है इस बार? क्या चुनाव में आप लोग भागीदारी ले रहे हैं विधानसभा में खास तौर पर? सबसे पहले मैं राजकुमार भाई को धन्यवाद जो आपने हमारी बातों को रखा। हमारे यहाँ देखिए कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं रहती। हमारे वाम मोर्चा का एक राजनीतिक दल है। हम वाम मोर्चा चुनाव कोतमा विधानसभा ही नहीं तीनों विधानसभा में उतरेंगे और अभी हम लोग आपस में बातचीत करके हमारे यहाँ साझा संदर्भ चलता है, उतरेंगे वाम मोर्चा से। अच्छा जी, इस क्षेत्र को लेकर के हम बात करें या अनूपपुर ज़िले की बात करें तो आपको जो है तो ऐसी क्या पारदर्शिता यहाँ पर दिखती है जिसमें लगता है आपको कि नहीं कि हमें जो है तो कुछ करने की आवश्यकता है? देखिए इस क्षेत्र में सबसे पहले बात यह है कि इस क्षेत्र जो कोयला का भंडार क्षेत्र है और हमारे इस क्षेत्र में जो भी चुने हुए अब तक जनप्रतिनिधि हुए वो मंत्री जी भी हैं, विधायक और जो सांसद महोदय हैं। सवाल है कि इस क्षेत्र में रोजगार के बारे में सीधे इनकी सोच नहीं है। मैं आपको एक बता दूं रोजगार मिलने का कैसा काम। हमारे पास अमृतधारा एक नई खदान है, हमारे लिए कोयला को मिला हुआ स्वीकृत है। यदि वो कोयला खदानें खुल जाए, यदि वो कोयला खदानें खुल जाएंगी तो कम से कम SCCL खोलती है कोयला खदान को 2000 लोगों को रोजगार उस क्षेत्र में मिलेगा। हमारे बगल में उड़तान प्रोजेक्ट है, वो भी कोयला का भंडार है। वहाँ भी कोयला उद्योग यदि हमारा SCCL खोलता है वहाँ भी हमारे 2000 के कम से कम रोजगार मिलेगा। हमारे आमाडांड OCM में जिनके किसानों की ज़मीन ले ली गई है लेकिन रोजगार उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। और यदि वो नई कंपनी आएगी भी, यदि हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं इस बात पे पहल करें कि वहाँ के स्थानीय 70% लोगों को रोजगार दिया जाए। हम ये कहते हैं कि यदि इतना पहल कर दिया जाए, कोतमा विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 हज़ार रोजगार तो सीधे सीधे कोयला में दिख रहा है। और आप जान लीजिए कोयला में जब इतने रोजगार मिलेगा तो अपने क्षेत्र का विकास, जब क्रय शक्ति होती है वो ऑटोमेटिक बाजार का मार्केट बढ़ जाता है और विकास होने लगता है। तो इसलिए हमारी जो वाम मोर्चा की यदि लोग जनता से चुनेंगे और हम जनता से ये बात भी आशा करेंगे कि वाम मोर्चा प्रत्याशी पर भरोसा रखेंगे तो ये तमाम चीज़ें कर पाने में हम सफल होंगे। हमारे जन संगठन बाकायदे मैदानी लड़ाई पे इस पे उतरने की तैयारी पे है। तो देखिए एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये भी होता है कि क्षेत्र को लेकर के आज तमाम, और मैं खास तौर पर अनूपपुर ज़िले की बात करूँगा जो कि आपके मध्य प्रदेश का जो एक अंतिम छोर पर बसा हुआ ज़िला है, जो कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र कहलाता है। इस ज़िले में देखा जा रहा है, देखिए आज पुष्पराजगढ़ विधानसभा है, अनूपपुर विधानसभा और तीसरा एक कोतमा विधानसभा, जहाँ पर एक सामान्य सीट होती है और 2 जो है आदिवासी सीटें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपने अभी चलिए ठीक है कहा कि कोतमा विधानसभा को लेकर के, लेकिन अगर हम पूरे ज़िले की बात करें तब कैसे रोजगार उपलब्ध होगा? और क्या वाकई में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था किस स्तर पर जा रही है? देखिए जहाँ तक आप तीनों विधानसभा की हम बात करें, तीनों विधानसभा की भी स्थिति वही सेम स्थिति है। जहाँ हमारा अनूपपुर है, एक मोजरवेयर हमारा बहुत बड़ा पावर प्लांट है जिसपे वहाँ किसानों की ज़मीन ले ली गई, उनको रोजगार नहीं दिया गया। यदि हमारे ये जनप्रतिनिधि ईमानदारी से मैदान में उतरे, कितने लोगों को रोजगार मिल जाए, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस पे नहीं, दोनों से बस दुकान चलाने का काम करते हैं। रोजगार आपका पुष्पराजगढ़ में कहा जाए, पुष्पराजगढ़ में भी हमारे बहुत तमाम जुगाड़ है। अब आपको पुष्पराजगढ़ की मैं बता दूं, वहाँ की हमारी सांसद महोदय का वही क्षेत्र है, वहीं से है। ये कांग्रेस के विधायक भी चुने हुए हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ की आदिवासी क्षेत्रों का मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ के लोगों को जो वन अधिकार पट्टा जो CPM ने बहुत पहले जिनको दिलवाया था, आज खुलेआम वहाँ हुड़दंगाई करके वहाँ किसानों 2500-300 वर्षों से काबिज पुश्तैनी उनको भगाया जा रहा है। लेकिन वहाँ के दोनों जनप्रतिनिधि बिल्कुल शांत तौर से मूक दर्शक बने हुए, बल्कि उन्हें जो उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें अनैतिक रूप से फंसाने का प्रयास करते हैं। ये उनका है। उन क्षेत्रों में हमने दौरा भी किया है जहाँ कहते हैं सरकार भाषण में कहते हैं कि हमने आवास योजना तमाम। हम आपको सराई क्षेत्र का बता दें
वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 एक भी आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है। ऐसी वहाँ का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वहाँ 1.5 से हो गया, लेकिन उनके यहाँ बिल जा रहा है, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। ये है हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है अनूपपुर जिला में। ये बात हमारे यहाँ के बड़े शहरी विकास क्या नाम है मंत्री जी भी हमारे क्षेत्र में, इसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में ये लगता है कि अनूपपुर जिला नेता विहीन है। नहीं तो ये आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार में तो हर दिन कुछ ना कुछ छपा होता है, तमाम कई सारे सुविधाओं को गिनाया जाता है, कई सारे विकास ये को लेकर के गिनाया जाता है, जिसमें एक मेरा सबसे बड़ा अहम सवाल था आपसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अखबार के मैटर को हम बाद में लेंगे, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुछ हो जाए। देखिए, शिक्षा पे सबसे बड़ी सरकार का शिक्षा पे ही हमला है। शिक्षा पे हमला क्या है कि पहली बात तो सरकारी संस्थानों को, उनकी बिल्डिंगें, उनको टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। अब वहाँ शिक्षकों की भर्ती कर नहीं रहे, वहाँ बच्चे जा ही नहीं रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे क्षेत्र के लड़के, जो स्कूल बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग भी खंडहर है, जब शिक्षक ही नहीं है तो वहाँ लड़के कैसे जाएंगे? तो शिक्षा तो हो नहीं पाएगी। अब जहाँ सवाल, और शिक्षा इतनी महंगी, प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि जहाँ आम आदमी से उन ज़्यादातर लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं कि वहाँ का खर्चा वहन नहीं कर पा रहे। जो औद्योगिक क्षेत्र से थोड़ा बहुत जुड़े हैं वो लोग भी अपना पैसा खर्च करके ठीक है, लेकिन आने वाला समय जो है शिक्षा का इस तरीके से गड़बड़ होने वाला है कि ये लड़के तो बैंक का लोन लेके जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी तरह से 20 लाख 15 लाख करके खर्चा करके एजुकेशन करा, लेकिन उनके बेटों को रोजगार का मामला देखा जाए तो 10,000 15,000, मतलब आने वाली पीढ़ी को वो अपने एजुकेशन नहीं दिला सकते। ये है शिक्षा का सबसे बड़ा, शिक्षा बहुत ही पतन की ओर है शिक्षा का। और जिसमें क्या है कि और ये लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? और शिक्षा व्यवस्था पर मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है आज आपसे, तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूँगा। अब स्वास्थ्य के बारे में हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, इनके पास डॉक्टर नहीं है। इनके आंकड़े कह रहे हैं कि हमारे इतने विभाग का खाली है, लेकिन उनके विभाग को भरते नहीं है। ये एक बड़ा धंधा कर लिया है रोजगार को लेके। ये धंधा क्या कर दिया, हर विभाग में इनके आंकड़े करें, हमारे आंकड़े नहीं कह रहे। सभी जगह खाली है, लेकिन क्या करते, वैकेंसी निकालेंगे, फिर उसमें घोटाला करेंगे। इसके बाद बच्चों का पूरा पैसा वहाँ लग जाता है, ये वसूली कर लेते हैं फॉर्म भराने के नाम से, और इसके बाद वो निरस्त कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सरकार, जो मध्य प्रदेश में बैठी सरकार है, ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है नौजवानों के साथ, लूटने का नौजवानों को, और उन्हें नौजवानों की नशे की लत लगाने की इनकी सबसे बड़ी, दोनों दलों की विशेष तौर से ये मुहिम चल रही है। और नौजवानों को नशे की लत लगाना इसकी विशेष चाल है, ताकि नौजवान शिक्षा से वंचित रहे, अपनी मांगों को उठाने में की सोचने की क्षमता ना रहे, इसलिए इनका मेन मिशन है। और स्वास्थ्य के लेकर आप देखे होंगे, अभी आप स्वास्थ्य की बात है, कोरोना के दौर में आप देखे होंगे सरकारी संस्थान का जो है उसी ने कोरोना के दौर में मैदान पे रहा, और उसे ही बंद करना चाह रहा है। इससे इनको सबक सीखना चाहिए कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है उससे सीख मिलती है। इनको सीख लेना चाहिए कि हम उस अव्यवस्थाओं की वजह से कोई प्राइवेट क्लिनिक खोल के नहीं बैठा था। ये अलग बात है कि बाद में जब विवाद बढ़ा तो खोले, लेकिन वो भी डर लूट रहे थे, उनको देखने से 2 पैसे की वसूली कर रहे थे, लेकिन सरकारी संस्थान के लोग कर रहे। इसलिए जिस देश में, जिस प्रदेश में सबसे मौलिक सुविधाएं होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन का साधन, और ये दोनों यदि अच्छे नहीं हैं तो उस प्रदेश का विकास केवल कागज के पन्ने में। अभी आप देखे होंगे कई लोग विकास की परिभाषा, जैसे आपने कहा कि लोक न्यूज में आता है, पेपरों में आ रहा, हम उनसे पूछना चाहते हैं, किसी भी दल के, कांग्रेस और भाजपा के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आप जो विकास जो बताते हो, आप किस मद से कैसे दोगे, इसका योजना तो आप बता दो। रोजगार देने की बात भी हो, चाहे जो बांट रहे हैं कहाँ से बांटते हो और कैसे। एक तरफ आपका आंकड़ा कह रहा कि हम इतने घाटे पे और कर्ज पे हैं, दूसरे तरफ आप दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप फंगू बनाने की कोशिश योजना पे। और यदि आज भी हम बता दें, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की योजना है, कोई ऐसा नहीं कि हम प्लान बताते हैं, हम विकल्प रखते हैं कि यदि जो उद्योगपति को जो छूट दिया गया है, यदि वो पैसा वसूल लिया जाए तो यहाँ किसानों को बिजली का बिल फ्री में दिया जा सकता है 3 वर्ष तक। हम ऐसा नहीं कि अंदाज में बोल रहे, हमारे पास विकल्प है। लेकिन ये इस मामले को लेकर ना तो कांग्रेस बोलना चाहती, वो कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज में
बजरंगबली हनुमान जी मंदिर यही बताने उनकी भी सोच किसी की जो बेचारी नीतियों के आधार पे कोई चुनाव में उतरना नहीं चाहता, केवल है कि केवल गुमराह करके लोग मैदान में आने की कोशिश करते हैं और दोनों का केवल घोफड़ा पे घोफड़ा केवल दिख रहा है। तो मेरा कहना है कि जनता को इसमें से समझना होगा कि इन दोनों दलों के जो विचारधारा हमारे क्षेत्र के तो देख ही रहे हैं, पूरे अनूपपुर जिला में इन तीनों दलों को ठुकराना चाहिए और वाम मोर्चा ही विकल्प है, हम कोई नहीं। केरल का जा देख ले, केरल का व्यवस्था देख ले, केरल में देख लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधा कैसी है। ये जो हमारी प्राइवेट जो नेटवर्किंग, वहाँ की केरल की सरकार ने अपना नेटवर्किंग वहाँ राज्य सरकार की चला रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं? इसलिए कि केरल से इनको सीखना चाहिए। वहाँ वहाँ के आंकड़े देख ले, यहाँ के आंकड़े देख ले विकास का, वहाँ के सरकारी स्कूलों को देख ले, यहाँ के आंकड़े स्कूल देख ले। ये समझना चाहिए और केरल से इन्हें सीखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता इस बार वाम मोर्चा को जरूर विकल्प के रूप में चुनेगी और वाम मोर्चा ही इन तमाम व्यवस्थाओं पे खड़े उतरने की कोशिश करेगी। मेरी ये आपके माध्यम से ये कहना होगा कि तमाम तरीके से, खासकर मैं अनूपपुर जिला के लोगों से निवेदन करूंगा कि तमाम तरीके से विवाद कराने का ये तमाम राजनीतिक दल प्रयास करेंगे। एक संयम के साथ, विशेषकर नौजवान संयम के साथ इनके भावना वेश में ना आए और मिलजुल के अपने रहें और अपने रोजगार के लेके हमारी मुहिम होगी हम कि आने वाले समय में हम नौजवानों और छात्रों के बीच में हम जाएंगे और उनके रोजगार को एक सूत्री मुद्दों को लेके हम मैदान में उतरेंगे। इनके मुद्दे किसी के एजेंडा में नहीं है, नौजवानों को रोजगार का एजेंडा किसी के एजेंडा में मुझे नहीं लग रहा कि दिख रहा है। और ये रोजगार की कहीं मुहिम, हम तो बता रहे हैं कि यदि आएंगे तो हम ऐसा कर लेंगे और कर पाने में सफल हो जाएंगे। वैसे हम जीतने की बात नहीं, हम तो जो भी परिस्थिति होगी, लेकिन हम इन मुद्दों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे और लड़ते भी हैं। अभी दिनों दिन लड़ रहे हैं, लेकिन ये इन मुद्दों को नहीं लड़ते। अभी आपको बता दूं, तुरंत की आमाडांड ओसीएम को लेके मंत्री जी, विधायक दोनों प्रबंधन के साथ गठबंधन किए और वहां के लोगों को आज भी रोजगार नहीं मिला। आज भी उनकी जमीन किसानों को अंदर करा देना समस्या का निदान थोड़ी था। उनको रोजगार देना चाहिए। रोजगार दिलाए जाने की बात तो ना तो विधायक के केवल भाषण में है और मंत्री जी के भी भाषण में है, और सांसद महोदय कोल का मेंबर है, वो तो उनका लापता हो गए। मेरे को नहीं लगता कि चुनाव जीतने के बाद हमें कभी धोखे से मिली हैं। अभी हम लोग जा रहे थे दिल्ली, लेकिन तो हमको अनूपपुर में धोखे से जा रहे हैं, हम तो पहचान भी नहीं पाए जल्दी से। यही है। चलिए ठीक है इंद्रपति जी, क्योंकि आज की जो हमारी खास चर्चा है, इस चर्चा को जो है तो यहीं पर से विराम देते हैं और चुनावी तर्क वितर्क, विधानसभा चुनाव यात्रा को लेकर के जो है तो हमारी यात्रा लगातार चलती रहेगी। क्योंकि चुनाव की प्रतिक्रिया होती तो है, लेकिन यहाँ पर यह देखा जाता है कि खास तौर पर अगर प्रत्याशी की बात करें या फिर उनके प्रभारियों की बात करें या किसी की भी, क्योंकि राजनीति से संलग्न हर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पर जो है तो उत्तरदायी होता है समाज के इस विधि विधान को लेकर के, और ख़ास तौर पर क्षेत्र की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, कहीं ना कहीं पर इसके जिम्मेदार आम जनता भी होती है और कहीं ना कहीं पर ये नेता जनप्रतिनिधि भी होते हैं। तो इसके साथ जो है तो ऐसी कुछ खास चर्चाओं को लेकर निरंतर हम चलते रहेंगे, ख़ासतौर पर जब तक विधानसभा चुनाव हो नहीं जाता। और हर किसी से हम ये सच जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के लिए किस तरह का और कैसा प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।